नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। भाई अब तो रहने दो, मैं शादीशुदा हूँ, अब मुझसे नहीं होता। लेकिन भाई ने गुफा में मेरा नाम विक्रम है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन मेरी पड़ोस वाली दीदी ने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। उनका नाम नेहा है। उम्र 26 साल। नेहा हमेशा स्टाइलिश दिखती हैं। उनके लंबे घुंघराले बालों की चमक, गहरी भूरी आंखें और कोमल होंठ मुझे हमेशा आकर्षित करते थे। नेहा दीदी का व्यक्तित्व बहुत दिलकश है। वह सहज, मिलनसार और थोड़ी शरारती भी हैं। हमारे मोहल्ले में एक पुरानी हवेली है जिसमें कई परिवार रहते हैं। नेहा दीदी इस हवेली के सबसे ऊपर वाले फ्लैट में रहती हैं। उनके फ्लैट का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और उनकी हंसी की मधुर आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजती है। मैं अक्सर काम से लौटकर उनकी बालकनी में खड़ी उन्हें चाय पीते देखता और उनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराता रहता। एक दिन मैं घर के बाहर चाय की दुकान पर खड़ा था। तभी नेहा दीदी नीचे आ गईं। उनकी हल्की गुलाबी साड़ी में रूप, चमकते होठों की मुस्कान और बालों की लहराती खुशबू ने मेरा ध्यान पूरी तरह खींच लिया। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं हड़बड़ाकर बोला, अरे दीदी, बस चाय लेने आया था। आप कैसी हैं? नेहा दीदी ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, चलो, आज मेरी छत पर आओ, हम चाय वहीं पीते हैं। मौसम बहुत सुहाना है। उस दिन से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं अक्सर नेहा दीदी के फ्लैट की छत पर जाता। वहां से पूरा मोहल्ला दिखता और नेहा दीदी की बातें, उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनकी कोमल आवाज़ मुझे भीतर से रोमांचित कर देती। उनके साथ बैठकर मैं अपने काम और जिंदगी के बारे में खुलकर बोलता और वह मुझे गहरी नज़रों से ध्यान से सुनती। उनकी आवाज़ में एक मीठी गर्माहट थी जो मेरे दिल को छू जाती। एक शाम की बात है। छत पर बैठे बैठे हम दोनों ने अपनी पसंदीदा फिल्म देखने का फैसला किया। नेहा दीदी ने पुरानी हिंदी रोमांटिक फिल्म लगाई। मैं फिल्म में इतना खो गया कि कभी कभी उनकी नज़रों से मेरी नज़रें टकरा जातीं। उनकी आंखों में एक गहरा आकर्षण था, जैसे कोई अनकही कहानी छिपी हो। उस दिन नेहा दीदी ने मेरी आंखों में कुछ पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुम बहुत गंभीर हो, कभी कभी थोड़ी मस्ती भी कर लो। उनकी हल्की नज़र, उनका मधुर हंसना और होंठों की कोमल मुस्कान मेरे दिल में एक मीठी गर्माहट छोड़ गई। हमारे बीच छोटे छोटे खेल होने लगे। कभी वह मुझे किसी बात पर छेड़ती, कभी मैं उनकी बातों का हंसकर जवाब देता। एक दिन उन्होंने मेरे लिए चाय बनाकर छत पर रख दी। चाय की सुगंध, उनकी मौजूदगी और उनकी खुशबू ने उस पल को जादुई बना दिया। मैं चाय लेते हुए उनके पास खड़ा था और हमारे हाथों की हल्की टकराहट ने मुझे अंदर तक हिला दिया, जैसे कोई विद्युत तरंग दौड़ गई हो। नेहा दीदी अक्सर मुझे अपने पुराने कॉलेज की कहानियां सुनाती। उनके अनुभव, उनकी शरारतें और उनकी नज़ाकत मुझे और करीब खींचती। कभी कभी हम दोनों घंटों तक बस चुपचाप बैठते और शहर की टिमटिमाती रोशनी में खो जाते। मैं उनकी मुस्कान में खुद को डूबता पाता, उनकी आवाज़ में सुकून महसूस करता। एक दिन अचानक नेहा दीदी ने कहा, विक्रम, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी संगत बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे जैसे नई जिंदगी देता है। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जल्दी से बोला, दीदी, मुझे भी आपके साथ हर पल अनमोल लगता है। उनकी आंखों में हल्की चमक और होंठों की मुस्कान ने मेरे भीतर एक मीठी खुशी भर दी। समय बीतता गया और हमारी दोस्ती धीरे धीरे एक अनकहे प्रेम में बदलने लगी। नेहा दीदी की नज़रों में अक्सर एक गहरा संदेश होता। कभी उनकी हल्की मुस्कान और छूते हुए बालों का अंदाज मुझे अंदर तक हिला देता। मैं उनके पास होता और हमारी नज़रों की जुदाई में एक मीठा खिंचाव महसूस करता। एक दिन मैंने सोचा कि नेहा दीदी के लिए कुछ खास करूं। मैं उनके लिए उनके पसंदीदा लाल गुलाब के फूल ले आया। जब मैं फूल लेकर उनके फ्लैट के बाहर पहुंचा, तो नेहा दीदी ने मेरी ओर देखा और हंसते हुए कहा, विक्रम, ये क्या है? फूल लाए हो मेरे लिए? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ दीदी, आपको ये पसंद आएंगे। सोचा आपके लिए लेता चलूं। उनकी मुस्कान ने उस पल को स्वर्ग जैसा बना दिया। हम दोनों छत पर बैठकर फूलों की सुगंध में खो गए। नेहा दीदी ने मेरे हाथों को हल्के से पकड़कर कहा, विक्रम, तुम्हारी संगत में कुछ जादू है।
ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और सिर्फ हम दोनों हों। मैं उनकी बातें सुनकर चुप रहा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन उनके शब्दों से और तेज हो गई। दिन बीतते गए, हमारी दोस्ती और करीब आती गई। हम अक्सर देर तक बातें करते, चाय पीते और मोहल्ले की हलचल के बीच अपने छोटे छोटे पलों को अनमोल बनाते। कभी कभी मैं उनकी आंखों में खो जाता, उनकी मुस्कान में खुद को ढूंढता, और उनके पास होने का एहसास मेरे दिल को मीठी आग लगा देता। एक शाम नेहा दीदी ने अचानक कहा, विक्रम, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत सुरक्षित और खुश महसूस करती हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारा हंसना, सब कुछ मुझे मदहोश कर देता है। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक मीठी गर्मी दौड़ गई। मैं उनके पास थोड़ा करीब होकर बैठ गया, और हमारे हाथों की हल्की टकराहट ने उस पल को और रोमांटिक बना दिया। उस दिन से हम दोनों के बीच की दूरी और कम हो गई। कभी कभी हम बस एक दूसरे की ओर देखते और समझ जाते कि हमारी दोस्ती अब प्रेम बन चुकी है। लेकिन दोनों में ही इस रिश्ते का एहसास था, पर इसे शब्दों में लाना अभी जल्दबाजी होती। हमारी बातें, हमारी मुस्कानें और हमारे छोटे छोटे स्पर्श इस एहसास को और गहरा बना रहे थे। एक रात जब मैं उनके फ्लैट से लौट रहा था, नेहा दीदी ने मेरी तरफ देखकर कहा, विक्रम, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तुम्हारी मुस्कान में मुझे अपना पूरा जहां दिखता है। उनकी ये बात मेरे दिल को अंदर तक छू गई। मैं बस चुपचाप हंसा और धीरे धीरे अपने फ्लैट की ओर बढ़ गया। मैं नेहा दीदी के फ्लैट की छत पर खड़ा था, और हमारी बातें जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ रही थीं। शाम का हल्का सुनहरा सूरज हमारे चेहरे पर गिर रहा था, और छत की चाय की टेबल पर रखी गिलासों की खनक हर पल को जादुई बना रही थी। नेहा दीदी ने मेरी तरफ देखा। उनकी भूरी आंखें में हल्की चमक और होंठों की मीठी मुस्कान थी, जो मेरे दिल को खिलखिला रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, विक्रम, कभी कभी लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बने हो। तुम्हारे साथ यह समय स्वप्न जैसा लगता है। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं उनके पास थोड़ा करीब आया और हल्की हंसी के साथ कहा, दीदी, मुझे भी यही लगता है। आपके साथ हर पल अनंत लगता है। हमारी आंखों की नज़रों का यह खेल अब और गहरा होने लगा था। कभी कभी हमारी नज़रों की टकराहट में शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस महसूस करना काफ़ी था। एक दिन नेहा दीदी ने मुझे उनके पुराने फ़ोटो एल्बम दिखाने का प्रस्ताव दिया। हम दोनों एल्बम के सामने बैठ गए। वह मुझे अपने कॉलेज और यात्राओं के पुराने दिन बता रही थीं। उनकी हंसी, उनकी शरारतें और उनके चेहरे की हर हाव भाव मुझे भीतर से खींच रहे थे। कभी कभी मैं उनकी मुस्कान में खो जाता, और उनके पास होने का एहसास मेरे दिल को गर्म कर देता। छत पर बिताए गए इन पलों में हमारी बातचीत और निजी होती जा रही थी। कभी कभी नेहा दीदी मेरी तरफ हल्के झुककर कुछ कहती, और उनकी खुशबू मेरे दिल को मदहोश कर देती। उनके हाथों की हल्की टकराहट, उनके बालों की लहर और उनकी मुस्कान का हर पल मेरे लिए जादू था। एक शाम मैं उनके फ्लैट पर थोड़ी जल्दी पहुंच गया। नेहा दीदी ने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, आज तुम जल्दी आ गए, चाय तैयार है। मैं उनके पास जाकर बैठा, और चाय पीते हुए हमारी बातें चलती रहीं। अचानक नेहा दीदी ने मेरे हाथ को हल्का सा छू लिया। ये छोटा सा स्पर्श मेरे दिल को विद्युत की तरह हिला गया। मैं चुप रह गया, लेकिन मेरी आंखों में और दिल की धड़कनों में उस पल की गर्माहट साफ झलक रही थी। कुछ दिनों बाद नेहा दीदी ने कहा कि वह मुझे उनके पसंदीदा रेस्टोरेंट ले जाना चाहती हैं। हम दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे और एक कोने की टेबल पर बैठ गए। वहाँ का माहौल, हल्की रोशनी और उनकी मुस्कान ने उस शाम को स्वप्निल बना दिया। खाना खाते हुए हम दोनों अक्सर एक दूसरे की आंखों में खो जाते। कभी कभी उनकी नज़रें मेरी नज़रों से टकरातीं, और उस झलक में एक मीठा खिंचाव महसूस होता। रेस्टोरेंट से लौटकर हम दोनों छत पर खड़े थे। नेहा दीदी ने धीरे से कहा, विक्रम, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे मदहोश कर देता है। तुम्हारे पास होने से मेरी हर शाम फूलों सी महकती है। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल की गर्माहट बढ़ गई। मैं उनके पास थोड़ा और करीब खड़ा हो गया, और हमारी नज़रें फिर टकराईं। उस पल में शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, बस हमारी आंखें और हल्की मुस्कानें सब कह गईं। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने एक साथ फिल्म देखने का निर्णय लिया। नेहा दीदी ने मेरे लिए एक रोमांटिक फिल्म चुनी। हम दोनों कमरे में बैठे और फिल्म के हर दृश्य में एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं देखते रहे। कभी कभी मैं उनकी ओर देखता, और उनकी आंखों में चमक
उनकी हल्की मुस्कान मेरे दिल को हिला देती। उनका हाथ अनजाने में मेरे हाथ के पास आ जाता और हम दोनों बस चुपचाप उस मीठे एहसास को महसूस करते। छत पर बिताए गए उन पलों में हमारी दोस्ती अब धीरे धीरे एक गहन प्रेम में बदलती रही। कभी कभी नेहा दीदी मेरे पास बैठती और उनकी कोमल आवाज़ में बातें होती। उनकी नज़रों की हल्की चमक, उनकी मुस्कान और हमारे बीच की नज़दीकी मेरे दिल को अंदर तक छू रही थी। मैं उनके पास बैठता और उनके हर शब्द, हर हाव भाव को दिल से महसूस करता। एक शाम नेहा दीदी ने अचानक कहा, विक्रम, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ अनकहा प्रेम है, कुछ जो शब्दों से परे है? मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, दीदी, मुझे भी यही लगता है, लेकिन डर है कि अगर हम इसे शब्द दें तो यह खूबसूरत एहसास बदल न जाए। उनकी आंखों में हल्की चमक थी और वह भी मेरी तरह इस मीठे खिंचाव को महसूस कर रही थीं। समय बीतता गया और हमारी नज़दीकी अब और गहरी हो गई। कभी कभी नेहा दीदी मेरे कान के पास फुसफुसाती और उनका हर शब्द मेरे दिल को मदहोश कर देता। कभी कभी हम दोनों बस चुपचाप बैठते और शहर की रोशनी में एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करते। हमारे बीच का यह आकर्षण अब छुपाना असंभव हो गया। एक दिन नेहा दीदी ने मुझे उनके पसंदीदा बाग में बुलाया। वहाँ का माहौल, फूलों की सुगंध और हल्की हवा में उनकी मुस्कान ने उस पल को स्वर्गीय बना दिया। हम दोनों बेंच पर बैठे और उनके हाथों की हल्की टकराहट से मेरे अंदर की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। उनकी आंखों में वह चमक थी जो हमेशा मेरे दिल को खिलाती। बाग में बिताए गए इन पलों ने हमारे बीच के प्रेम को और गहरा कर दिया। नेहा दीदी कभी मेरी ओर झुककर हंसती, कभी बस मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराती। हर पल, हर छोटी बातचीत हमारे बीच की नज़दीकी को मजबूत बना रही थी। छत पर बैठे हुए मैं और नेहा दीदी दोनों ही एक मीठी नज़दीकी में खो गए थे। शाम का हल्का सुनहरा रंग हमारे चेहरे पर पड़ रहा था और हवा में उनके बालों की खुशबू मेरे दिल को छू रही थी। हमारी बातचीत अब शब्दों से परे थी। कभी कभी हमारी आंखों की टकराहट सब कह देती। नेहा दीदी ने मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और मैं उनके मुस्कुराते होठों से नज़र नहीं हटा पा रहा था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आईं और हमारी कंधों की हल्की टकराहट ने उस पल को और रोमांटिक बना लिया। मैं उनकी नज़रों में डूब रहा था और हर बार जब उनका हाथ मेरे हाथ के पास आता, मेरे अंदर एक मीठी गर्माहट दौड़ जाती। वह मुस्कुराई और बोली, विक्रम, तुम्हारे पास रहना मुझे हमेशा सुकून देता है। कभी कभी लगता है कि समय रुक जाए। उनकी यह बात मेरे दिल में घुस गई। हम दोनों ने छत पर एक कोने में बेंच पर बैठकर चाय पीना शुरू किया। हमारी नज़रों का खेल अब और गहरा हो गया। कभी कभी हमारे हाथों की हल्की टकराहट, कभी उनके बालों की झिलमिलाहट मेरे भीतर मीठी उत्तेजना छोड़ देती। मैं उनके पास झुककर उनके बालों की खुशबू महसूस कर रहा था और नेहा दीदी बिना हिचक मेरे पास थीं। रात धीरे धीरे गहराती गई और हमारे बीच की नज़दीकी स्पष्ट हो गई। नेहा दीदी ने मेरी तरफ देखा और बोली, विक्रम, तुम्हारी उपस्थिति में मुझे खुद को पूरी तरह खोने का सुकून मिलता है। उनकी यह बात सुनकर मेरे भीतर का खिंचाव बढ़ गया। मैं धीरे धीरे उनके पास झुक गया और हमारी आंखें टकराईं। हम दोनों के बीच अब शब्द कम थे। हमारी मुस्कानें, नज़रों का खेल और हाथों का हल्का स्पर्श हमारी भावनाओं को बयां कर रहा था। कभी कभी उनके हाथ मेरे हाथ पर हल्के टिक जाते और उस स्पर्श में मीठी गर्मी महसूस होती। मैं उनके पास बैठता और उनका हर हाव भाव अपनी आत्मा में महसूस करता। एक पल ऐसा आया जब नेहा दीदी ने मेरी तरफ झुककर अपना खिंचाव दिखाया। हमारे चेहरे करीब आए और मेरी आंखों ने उनके चेहरे की हर रेखा को प्यार से नाप लिया। उनकी नज़रों की चमक और होठों की मुस्कान ने मेरे दिल को खिलखिला दिया। हमारी बातों की जगह अब बस महसूस करना, नज़रें मिलाना और हल्की मुस्कानें लेना बन गया। छत पर बिताए गए समय ने हमारे दिलों की दूरी मिटा दी। कभी कभी हम दोनों बस एक दूसरे की मौजूदगी में खो जाते। मैं उनकी नज़रों में देखता और महसूस करता कि वह भी वही प्रेम महसूस कर रही हैं। उनके हाथ मेरे पास आते, उनकी कोमल मुस्कान मेरे दिल को छू जाती। रात की हल्की ठंडक और छत की रोशनी में हम दोनों और करीब हो गए। नेहा दीदी की हल्की हंसी, उनके बालों की लहर और स्पर्श की हर झलक मेरे भीतर रोमांच छोड़ रही थी। मैं उनकी ओर झुकता और वह बिना हिचक मेरे पास आती।
हमारी नज़रों की टकराहट, मुस्कानें और हाथों का हल्का स्पर्श उस पल को अनंत बना रहे थे। कुछ समय बाद नेहा दीदी ने धीरे से मेरा हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उस हल्के स्पर्श में मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे में खो गए। कभी उनकी नज़रें, कभी उनकी मुस्कान मेरे भीतर की गर्माहट बढ़ाती और हमारी नज़दीकी गहरी होती गई। नेहा दीदी ने मेरे हाथ को अपनी हथेली में लेकर हल्की जकड़न दी। उस स्पर्श में मेरा दिल हिल गया। मैं उनके करीब झुकता और गहरी नज़रों का खेल महसूस करने लगा। हमारी सांसें हल्की तेज़ हो गईं, लेकिन माहौल शांत और रोमांटिक बना रहा। हम दोनों धीरे धीरे और करीब आए। कभी उनके बाल मेरे चेहरे के पास आते, उनकी खुशबू मेरे दिल को छू जाती। कभी हमारे हाथों की टकराहट, कोमल मुस्कान और नज़रों का खेल हमें और करीब ले आता। ये सब बिना किसी अश्लीलता के, बस भावनाओं, स्पर्श और नज़दीकी के रोमांचक संकेतों, हसीन नज़रों के खेल और हाथों के हल्के स्पर्श से भरा था। नेहा दीदी ने धीरे से कहा, विक्रम, तुम्हारे पास रहना मेरे लिए सबसे ख़ास है। ऐसा लगता है कि मैं समय रोक सकती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बस मुस्कुराया। हमारी आंखों ने सब कह दिया। छत पर बिताए इस समय ने हमारे दिलों की दूरी मिटा दी। हर मुस्कान, हर स्पर्श और हर नज़र का खेल हमारे भावनात्मक और शारीरिक प्रेम को मजबूत बना रहा था। हम दोनों एक दूसरे के स्पर्श, उपस्थिति और नज़रों में खो गए। रात खत्म हुई, लेकिन हमारी नज़दीकी और प्रेम की गर्माहट बनी रही। हम दोनों जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। हमारी भावनाएं, नज़दीकी और रोमांचक प्रेम अब और गहरा होने वाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक नई सुबह की शुरुआत सर्द रात थी और गांव की शांत वादियों में केवल झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। राधा, एक विधवा जो अपने पति के गुजरने के बाद से अकेलेपन की साए में जी रही थी, अपने छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हे के पास बैठी थी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने हमेशा अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की थी। उसका देवर किशन, जो गांव में अपनी मेहनत और नेकदिली के लिए जाना जाता था, अक्सर उसका ध्यान रखता था। किशन और राधा के बीच का रिश्ता हमेशा से सादगी और सम्मान से भरा था। लेकिन उस रात, जब हवा में ठंडक थी और आसमान में तारे चमक रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जो राधा के दिल को छू गया। रात के 11 बजे होंगे। राधा अपने बिस्तर पर लेटी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। राधा चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने अपनी चादर लपेटी और दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन है? उसने हल्की सी डरी हुई आवाज में पूछा। भाभी, मैं हूँ, किशन। बाहर से आवाज आई। राधा ने दरवाज़ा खोला। किशन बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लालटेन था, जिसकी मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राधा ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी रात को, किशन, सब ठीक है ना? राधा ने चिंता से पूछा। किशन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। भाभी, सब ठीक है, बस मन नहीं लगा। सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूं। राधा को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने उसे अंदर बुला लिया। दोनों आंगन में बैठ गए, जहां चांद की रोशनी फैली हुई थी। किशन ने लालटेन को एक तरफ रख दिया और राधा की ओर देखा। भाभी, मैं जानता हूँ आपके लिए ये साल आसान नहीं रहे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप कितनी मजबूत हैं। मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन आज आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कांप थी। राधा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने किशन की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। क्या बात है किशन? उसने धीरे से पूछा। किशन ने एक पल रुककर कहा, भाभी, मैंने हमेशा आपके लिए अपने दिल में एक ख़ास जगह रखी है। पहले तो ये सिर्फ सम्मान था, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ और हो गया। मैं जानता हूँ ये गलत लग सकता है, लेकिन मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, न सिर्फ एक देवर के रूप में, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। राधा की सांसें थम सी गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि किशन के मन में उसके लिए ऐसी भावनाएं होंगी। उसका मन उलझन में पड़ गया। एक तरफ समाज की रीतियां थीं और दूसरी तरफ किशन की सच्चाई, जो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। किशन, ये सब इतना आसान नहीं है, राधा ने कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और उलझन थी।
मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैं जानता हूँ भाभी, किशन ने कहा। मैं आपसे कुछ भी जल्दबाजी में नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे दिल की बात जान लें। मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा, चाहे आप जो भी फैसला लें। उस रात दोनों चुपचाप चांद की रोशनी में बैठे रहे। राधा के मन में एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन कहीं गहरे में उसे किशन की बातों में एक सुकून भी मिला। शायद ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो समय के साथ उनके रिश्ते को न्याय एक नई सुबह की शुरुआत जारी। चांद की रोशनी में राधा और किशन के बीच की खामोशी कुछ देर तक बनी रही। हवा में ठंडक थी, लेकिन किशन की बातों ने राधा के मन में एक गर्माहट सी पैदा कर दी थी। वह चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी, जहां तारे मानो उनकी इस अनकही कहानी के साक्षी बन रहे थे। किशन ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी। शायद वह राधा को अपने मन की उथल पुथल को समझने का वक्त देना चाहता था। कुछ देर बाद राधा ने धीरे से सिर उठाया और किशन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उलझन, डर और शायद कहीं गहरे में एक उम्मीद। किशन, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में कितने साल सिर्फ खामोशी और अकेलेपन के नाम रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए ऐसा सोचेगा, खासकर तुम। किशन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि ये सुनना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, सबके लिए, पर खुद के लिए कभी नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मुस्कुराएं, फिर से जिए। राधा के मन में एक तूफान सा उठ रहा था। उसने अपने पति को खोने के बाद जिंदगी को एक बोझ की तरह ढोया था। गांव की नज़रें, समाज की रीतियां और अपने दिल की खामोशी ने उसे बांध रखा था। लेकिन किशन की बातों में एक सच्चाई थी जो उसे झकझोर रही थी। किशन, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या होगा? राधा ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी हिचक थी। गांव वाले, रिश्तेदार, सब क्या कहेंगे? मैं एक विधवा हूँ और तुम मेरे देवर। ये दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। किशन ने एक गहरी सांस ली और राधा की आंखों में देखा। भाभी, दुनिया का डर मुझे भी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर हम अपने दिल की सुनने की हिम्मत नहीं करेंगे तो क्या हम सचमुच जिएंगे? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने सालों बाद किसी के मुंह से ऐसी बात सुनी थी जो सिर्फ उसके लिए थी, उसके दिल के लिए। उसने किशन की ओर देखा और पहली बार उसे उसकी मुस्कान में एक सुकून दिखा। किशन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श गर्म था और उसमें एक अजीब सी ताकत थी जो राधा को बता रही थी कि वह अकेली नहीं है। किशन, मुझे वक्त चाहिए, राधा ने धीरे से कहा। उसका हाथ अभी भी किशन के हाथ में था। मुझे सोचने का समय दो, ये फैसला आसान नहीं है। किशन ने हल्के से सिर हिलाया। भाभी, मैं इंतजार करूंगा। जितना वक्त आपको चाहिए उतना लीजिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने दिल की सुने। उस रात जब किशन वापस अपने घर लौटा, राधा आंगन में अकेली बैठी रही। चांद अब और चमक रहा था, मानो उसकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। राधा ने अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसे याद आया कि कैसे किशन ने हमेशा उसका साथ दिया था जब वह बीमार पड़ी थी, जब गांव वालों ने उसकी विधवा होने की वजह से ताने मारे थे, जब उसने अकेले में आंसू बहाए थे। किशन हमेशा चुपके से उसका ख्याल रखता था। दिन बीतने लगे। किशन और राधा के बीच की बातचीत अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। किशन उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाने की कोशिश करता। कभी वह उसके लिए बाजार से उसकी पसंदीदा मिठाई लाता, तो कभी आंगन में बैठकर उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाता। राधा को लगने लगा था कि उसका दिल, जो सालों से खामोश था, अब धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से रंगा हुआ था, राधा ने किशन को अपने पास बुलाया। किशन, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक नई दृढ़ता थी। मैंने सोच लिया। मैं नहीं जानती कि ये रास्ता आसान होगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। किशन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने राधा का हाथ थामा और कहा, भाभी, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। उस पल सूरज की आखिरी किरणों ने उनके चेहरों को रोशन किया और राधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे एक नया मौका दिया है, प्यार का, साथ का और एक नई सुबह का। अर्थ दे सकती थी।
एक नई सुबह की शुरुआत जारी। राधा और किशन का फैसला उनके दिलों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया था। उस सूरज ढलने के पल ने न सिर्फ उनके रिश्ते को एक नया नाम दिया, बल्कि राधा के मन में बरसों से जमी उदासी को भी पिघलाना शुरू कर दिया। लेकिन गांव की तंग गलियों और चौक चौराहों पर नजरें और बातें तेजी से फैलती थीं। राधा और किशन दोनों जानते थे कि उनकी राह आसान नहीं होगी। फिर भी किशन की आंखों में जो दृढ़ता थी, वह राधा को हिम्मत दे रही थी। अगले कुछ दिन राधा के लिए एक सपने जैसे थे। किशन हर छोटी छोटी बात में उसका ध्यान रखता। सुबह सुबह वह राधा के लिए तुलसी के पौधे के पास पानी का लोटा रख जाता, ताकि उसे दूर कुएं तक न जाना पड़े। कभी वह गांव के मेले से राधा के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां लाता, और राधा, जो सालों से सादी साड़ियों में बंधी थी, उन चूड़ियों को देखकर शर्मा उठती। किशन की हर बात, हर हरकत में एक प्यार था, जो राधा को फिर से जीने की वजह दे रहा था। एक शाम, जब राधा आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, किशन पास आकर बैठ गया। उसने एक छोटा सा गुलाब का फूल राधा की ओर बढ़ाया। ये आपके लिए भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने फूल को हाथ में लिया। उसकी खुशबू ने उसके मन को एक अजीब सी ताजगी दी। किशन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी ये कहानी गांव वालों को पसंद नहीं आएगी? राधा ने फूल को सूंघते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अब डर कम और एक नई हिम्मत ज़्यादा थी। किशन ने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, मैंने पहले ही कहा था, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। लेकिन अगर आपको डर है, तो मैं आपके साथ गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि हमारा रिश्ता सच्चाई और सम्मान पर टिका है। राधा ने उसकी बात सुनकर हल्के से सिर हिलाया। उसे किशन की बातों पर भरोसा था, लेकिन गांव की रूढ़ियों का डर अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं बाकी था। उस रात, जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसे अपने पति की याद आई। उसने मन ही मन सोचा, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? क्या मैं अपने लिए जीने का हक रखती हूँ? तभी हवा का एक झोंका आया और खिड़की के पास रखा गुलाब का फूल हल्के से हिला। राधा को लगा मानो उसका जवाब मिल गया हो। अगले दिन किशन ने गांव के पंचायत के मुखिया रामलाल जी से मिलने का फैसला किया। वह राधा के साथ गया ताकि दोनों मिलकर अपनी बात रख सकें। रामलाल जी एक बुजुर्ग और समझदार इंसान थे, जो गांव में सबके लिए सम्मानित थे। किशन ने सारी बात खुलकर बताई, कैसे उसने राधा की जिंदगी में एक नया रंग भरने की कोशिश की और कैसे वह उसका हमेशा साथ देना चाहता है। रामलाल जी ने पहले तो चुपचाप सुना, फिर राधा की ओर देखकर कहा, बेटी, तुमने बहुत दुख देखा है। अगर तुम्हारा दिल किशन के साथ खुश है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन गांव की बातें आसान नहीं होती। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मजबूती से निभाना होगा। राधा की आंखें नम थीं, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ बाबूजी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आएं। रामलाल जी ने मुस्कुराकर दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने गांव वालों को समझाने का वादा किया, ताकि राधा और किशन को कोई परेशानी न हो। उस दिन जब राधा और किशन पंचायत के घर से बाहर निकले, तो आसमान में बादल छाए थे, लेकिन राधा के दिल में एक नई रोशनी थी। वक्त बीतता गया। गांव में कुछ लोग अब भी ताने मारते, लेकिन किशन और राधा ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। किशन ने राधा के लिए एक छोटा सा बगीचा बनाया, जहां वह हर सुबह फूलों को पानी देती और किशन के साथ हंसती बातें करती। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उनकी सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। राधा, जो कभी सिर्फ एक विधवा के रूप में जानी जाती थी, अब किशन की साथी के रूप में गांव की कहानियों में शामिल हो गई थी। एक साल बाद गांव के मेले में राधा और किशन साथ साथ घूम रहे थे। राधा ने पहली बार रंग बिरंगी साड़ी पहनी थी और उसकी कलाइयों में चूड़ियां खनक रही थीं। किशन ने उसकी ओर देखा और कहा, भाभी, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग है। राधा ने शर्माते हुए कहा, किशन, अब मुझे भाभी मत बुलाओ, बस राधा कहो। किशन ने हंसते हुए उसका हाथ थामा और दोनों मेले की भीड़ में खो गए, जहां उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं। रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। चटकनी की हल्की सी आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर दिया। मैंने सोने का नाटक किया, पर मेरी सांसें जैसे थम सी गई थीं।
मुझे अंदाज़ा था कि वह क्यों आए हैं, फिर भी मैं चुप रही, अपने दिल की उथल पुथल को दबाकर। उस रात जो हुआ वह मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 28 साल। मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अपने ससुर अखिलेश जी के साथ रहती हूँ। हमारा मकान पुराना है, गलियां तंग हैं, लेकिन दिलों में जो तूफान उठ रहा था वह बिल्कुल नया था। 2 साल पहले मेरी सास, माँ जैसी, कैंसर से हमें छोड़ गईं और मेरे पति रोहन 3 साल पहले एक कार हादसे में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और अखिलेश जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। मैं दिन भर एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ, घर लौटकर खाना पीना, बाजार सब संभालती हूँ। अखिलेश जी, जो अब 45 साल के हैं, पहले मोहल्ले के चहेते इंसान थे। उनकी हंसी, उनके किस्से, चौपाल पर उनकी बातों का वजन, सब कुछ गली में गूंजता था। लेकिन माँ के जाने के बाद वह जैसे टूट से गए। दिन भर अपने कमरे में या टीवी के सामने क्राइम शो देखते रहते। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कम कर सकती हूँ? क्या उनकी जिंदगी में फिर से कोई रंग भर सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गली में कुत्तों की आवाजें गूंज रही थीं। अखिलेश जी का कमरा ऊपर था और मेरा नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ? मैं डरते डरते ऊपर गई। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। अखिलेश जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे, शायद कोई पुरानी तस्वीर या वीडियो। पास में रखा गिलास अचानक जमीन पर गिर गया, लेकिन वह इतने खोए हुए थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी तड़प भी। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और लेट गए। मैं धीरे से नीचे अपने कमरे में लौट आई। उस रात जो मैंने देखा उसने मेरे दिल में हलचल मचा दी। अखिलेश जी अकेलेपन से जूझ रहे थे, लेकिन अपने दर्द को छिपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उनके दिल में वो खोया हुआ सुकून ला सकती हूँ? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का मसाला डोसा बनाया और साथ में फिल्टर कॉफ़ी। जब मैंने उनके सामने परोसा, वह चौंक गए। रिया, ये सब इतनी सुबह? मैंने हंसकर कहा। अखिलेश जी, आपकी वो पुरानी वाली मुस्कान लाने के लिए ये डोसा तो छोटी सी बात है। वह हल्का सा मुस्कुराए और मेरे दिल को जैसे ठंडक मिल गई। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गली में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने धीरे से कहा, अखिलेश जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम जब मैं कॉल सेंटर से लौटी, अखिलेश जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, अखिलेश जी, आपको याद है आप कहाँ करते थे कि जिंदगी एक गाना है जो हर धुन में बहता है? वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब तो मेरा गाना जैसे थम सा गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए हम इस गाने में नई धुन जोड़ते हैं। हम एक दूसरे के लिए वो संगीत बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा कि अखिलेश जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में हिचक थी, लेकिन एक गहरी चाहत भी। मैंने पूछा, अखिलेश जी, सब ठीक? वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया, तूने आज जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ और भी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हल्के से कहा, अखिलेश जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद हम एक दूसरे में वो खुशी ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी थमती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक उतर गई। वह बोले, रिया, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अखिलेश जी, जो आसान होता है उसमें मज़ा कहाँ। बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए जिंदगी कैसे गुनगुनाने लगती है। उस रात हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पुरानी बातें, माँ के किस्से, रोहन की शरारतें और वो दिन जब घर में हंसी गूंजती थी।
लेकिन उस रात कुछ बदल गया। अखिलेश जी की आंखों में वो खालीपन कम हो गया और मेरा दिल भी हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं दफ्तर से लौटी, अखिलेश जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की मसाला चाय और पकौड़े बनाए थे। रिया, आज तुझे कुछ छटपटा चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने जवाब दिया, अखिलेश जी, आपने तो मेरी जिंदगी में पहले ही तड़का डाल दिया। वो एक नई शुरुआत थी, न कोई नाम न कोई रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर की दुनिया वही थी, लोग, उनकी बातें, उनका शोर, लेकिन हमारे घर में एक नई सुबह थी, जहाँ रिश्ते नहीं, बस एहसास थे। उस दिन के बाद हमारे घर में जैसे एक नया रंग बिखरने लगा। अखिलेश जी की आंखों में वो पुरानी चमक धीरे धीरे लौट रही थी और मेरा दिल भी जैसे हर दिन हल्का हो रहा था। मैं कॉल सेंटर से लौटती और अखिलेश जी आंगन में मेरे लिए मसाला चाय या कोई छोटा मोटा नाश्ता तैयार रखते। उनकी वो छोटी छोटी कोशिशें मेरे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थीं। एक शाम की बात है। बारिश हो रही थी और लखनऊ की तंग गलियों में पानी की छप छप की आवाज़ गूंज रही थी। मैं दफ्तर से भीगते हुए लौटी। अखिलेश जी दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में एक तौलिया और मेरी पसंद की अदरक वाली चाय थी। रिया, तू भी ना छाता ले जाना भूल जाती है, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने तौलिया लिया और मुस्कुराकर बोली, अखिलेश जी, जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं तो छाते की क्या ज़रूरत। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो गर्माहट चमकी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात हम दोनों आंगन में बैठे। बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, अखिलेश जी, आपको याद है आप माँ को कैसे लव लेटर लिखा करते थे? वो किससे सुनाया कीजिए। वह हंसे और उनकी हंसी में वो पुराना जोश था। रिया, वो तो जवानी के दिन थे। तेरी सासू माँ को मैंने पहला लेटर एक गुलाब के साथ दिया था। वो गुस्सा हो गई थीं, लेकिन फिर चुपके से मुस्कुराई थीं। मैंने हंसकर कहा, तो अब आप मेरे लिए एक लेटर लिखेंगे? वह ठिठक गए, फिर धीरे से बोले, रिया, अब तो मेरे अल्फाज तुझ में ही बसते हैं। लेटर की क्या ज़रूरत। उनकी बात ने मेरे दिल में जैसे आग सी लगा दी। मैं चुप रही, लेकिन मेरी आंखें शायद सब कुछ कह रही थीं। उस रात जब मैं अपने कमरे में जाने लगी, अखिलेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियों में वो गर्माहट थी जो मेरे पूरे वजूद को सुकून दे रही थी। रिया, उन्होंने धीरे से कहा, तूने मेरी जिंदगी में फिर से बारिश ला दी। लेकिन ये रास्ता, क्या हम सही जा रहे हैं? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अखिलेश जी, दिल का रास्ता कभी गलत नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम अपने दिल की बात दबा लें तो क्या जीना बाकी रह जाएगा। उस रात हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। हम बस एक दूसरे के करीब बैठे, पुरानी यादों को ताज़ा किया। अखिलेश जी ने बताया कि कैसे वह और माँ हर बारिश में छत पर चाय पीते थे। मैंने कहा, तो चलिए, कल हम भी छत पर चाय पियेंगे। वह मुस्कुराए और बोले, रिया, तू सच में मेरी जिंदगी में एक नई धुन ले आई है। अगले दिन मैंने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली। घर लौटते वक्त मैंने बाजार से अखिलेश जी की पसंद की मिठाई, रसगुल्ले खरीदे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अखिलेश जी ने छत को सजा रखा था। पुरानी कुर्सियों पर रंग बिरंगे तकिए और एक छोटा सा रेडियो जिसमें पुराने गाने बज रहे थे। ये क्या अखिलेश जी, मैंने हंसकर पूछा। वह शर्माते हुए बोले, सोचा तुझे बारिश में चाय पिलाऊं, जैसे पुराने दिन थे। मेरे दिल में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। हम छत पर बैठे। बारिश की हल्की फुहारें थीं और रेडियो पर रिमझिम गिरे सावन बज रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अखिलेश जी, ये पल, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रिया, तू मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं, मेरे दिल की धड़कन बन गई है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, तो फिर ये धड़कन कभी रुकने न दें। उस रात जब हम छत से नीचे आए, अखिलेश जी ने मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। वो पल इतना कोमल, इतना पवित्र था कि मेरे दिल में जैसे सारी दुनिया की खुशी समा गई। हमने कोई सीमा नहीं लांघी, बस एक दूसरे के दिलों को थाम लिया। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। अखिलेश जी फिर से गली की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ हंसने लगे। मैं जब दफ्तर से लौटती तो वह मेरे लिए कोई नई रेसिपी बनाकर रखते। एक दिन
उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा गुलाब का पौधा लाकर कहा, रिया, ये तेरा है। जैसे तूने मेरे सूखे हुए दिल में फिर से फूल खिलाए। मैंने वो पौधा लिया और उनकी आंखों में देखकर कहा, अखिलेश जी, ये फूल हम दोनों का है। हम इसे साथ मिलकर खिलाएंगे। बाहर की दुनिया में लोग अब भी बातें करते थे। कुछ ने हमें स्वीकार किया, कुछ ने नज़रें फेर लीं। लेकिन हमारे छोटे से घर में एक नई दुनिया बस रही थी, जहाँ न कोई नाम था, न कोई रिश्ता। बस दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कन बन गए थे। रात के 1 बजे धड़कनें तेज थीं। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और चटकनी की आवाज़ आई। मुझे अंदाज़ा था कि वह क्यों आए हैं। मैं चुप रही, सांसें थामे, अपने दिल को समझाने की कोशिश करती रही। उस रात जो हुआ, वह मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 26 साल। मैं अपने ससुर रमेश जी के साथ लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। हमारा मकान पुराना है, गलियाँ तंग हैं, लेकिन दिलों में जो उथल पुथल चल रही है वह बिल्कुल नई है। 2 साल पहले मेरी सास सुनीता माँ को बीमारी ने हमसे छीन लिया। मेरे पति अर्जुन तो 4 साल पहले एक कार दुर्घटना में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और रमेश जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। मैं दिन भर एक बीपीओ में काम करती हूँ। घर लौटकर खाना, बाजार और बाकी जिम्मेदारियां संभालती हूँ। रमेश जी कभी मोहल्ले के सबसे हंसमुख इंसान हुआ करते थे। उनकी गहरी आवाज़ और ठहाके गलियों में गूंजते थे। हर शाम चौपाल पर उनके दोस्तों का जमावड़ा लगता था। लेकिन माँ के जाने के बाद वह जैसे टूट से गए। दिन भर अपने कमरे में या टीवी पर क्राइम शो देखते रहते। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देती थी। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कम कर सकती हूँ? क्या उनकी ज़िंदगी में फिर से रौनक ला सकती हूँ? एक रात करीब 2:30 मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था। बाहर सड़क पर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें गूंज रही थीं। रमेश जी का कमरा ऊपर था, मेरा नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या हुआ? डरते डरते मैं दबे पांव ऊपर गई। उनका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। रमेश जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे। दूसरा हाथ शायद कुछ और कर रहा था। तभी उनके पास रखा स्टील का गिलास जमीन पर गिर गया, लेकिन वह इतने खोए थे कि उन्हें भनक तक नहीं हुई। मैंने देखा, वह एक वीडियो में डूबे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और लेट गए। मैं चुपके से नीचे अपने कमरे में लौट आई। नीचे आकर जो मैंने देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। रमेश जी, जिन्हें मैं हमेशा एक पिता की तरह देखती थी, क्या वह भी इस अकेलेपन से जूझ रहे थे? लेकिन फिर मैंने सोचा, यह तो इंसानी फितरत है, इसमें गलत क्या है? उनके अकेलेपन ने मेरे दिल को छू लिया। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उनके दिल में बुझी उस चिंगारी को फिर से जला सकती हूँ? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया, प्याज का पराठा और मसाला चाय। जब मैंने उनके सामने परोसा, वह चौंक गए। रिया, ये सब इतनी सुबह? मैंने हंसकर कहा। रमेश जी, आपकी वो पुरानी हंसी वापस लाने के लिए ये पराठा तो छोटी सी बात है। वह हल्के से मुस्कुराए और मेरे दिल को सुकून सा मिला। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गलियों में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, रमेश जी ने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात मेरे दिल को गहरे तक छू गई। मैंने धीरे से कहा, रमेश जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटी, रमेश जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, रमेश जी, आपको याद है, आप कहाँ करते थे कि जिंदगी एक समंदर है जो थमता नहीं। वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब मेरा समंदर सूख सा गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए, हम इस समंदर में फिर से लहरें लाते हैं। हम एक दूसरे के लिए वो बारिश बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा कि रमेश जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में हिचक थी, लेकिन एक अनकही चाहत भी। मैंने पूछा, रमेश जी, सब ठीक? वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया, तूने जो आज कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लेकिन शायद
कुछ और भी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने हल्के से कहा, रमेश जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है। शायद हम एक दूसरे में वो सुकून ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी तो नहीं रुकती। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक उतर गई। वह बोले, रिया, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, रमेश जी, जो आसान। रोमांटिक कहानी। एक बारिश भरी रात की शुरुआत। रात के 12 बजे थे। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे समय की गति को माप रही थीं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क से आसमान कभी कभी चमक उठता था। मैं, अनन्या, 22 साल की, अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में सन्नाटा पसरा था। मेरे माता पिता और भाई बहन एक पारिवारिक शादी में गए थे और मैं घर की देखभाल के लिए रुक गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे चचेरे भाई आरव 28 साल के थे, जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुके थे ताकि मैं अकेली न रहूं। बिजली की कड़क से मेरे दिल में डर सा समा गया। मैंने कंबल को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की। डर के मारे मैंने आवाज दी, आरव भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही पलों में आरव मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अनन्या, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, उन्होंने नरम स्वर में कहा। मैंने बिस्तर पर थोड़ा खिसक कर जगह बनाई और कहा, भैया, यहाँ लेट जाइए, मुझे सचमुच डर लग रहा है। आरव हल्का सा मुस्कुराए और मेरे पास लेट गए। उनकी मौजूदगी से मेरा डर कुछ कम हुआ। बारिश की बूंदों की आवाज़ और उनकी सांसों की हल्की गति से कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। अचानक एक और तेज बिजली कड़की। मैं डरकर आरव से लिपट गई। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और उनकी बाहों में मुझे एक अनजानी सी गर्माहट महसूस हुई। कुछ देर तक मैं वैसे ही लिपटी रही। फिर धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी भावना ने घेर लिया। न डर, न घबराहट, बल्कि कुछ और, जैसे कोई अनकहा एहसास मेरे दिल को छू रहा हो। आरव ने मेरी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, अनन्या, डरो मत, मैं हूं ना। उनकी आवाज़ में इतना सुकून था कि मैं उसमें खो सी गई। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुईं। उन्होंने मुझे अपने कॉलेज के दिनों की कहानियां सुनाईं। कैसे वो अपने दोस्तों के साथ रात भर बातें करते थे और कैसे उनकी पहली पसंद की लड़की ने उन्हें एक बार बारिश में भीगते हुए देखकर छाता दे दिया था। मैं हंस पड़ी। भैया, आप तो बहुत रोमांटिक हैं। वो भी हंसे और बोले, अरे, अब तो बस पुरानी यादें बची हैं। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? कोई खास दोस्त है स्कूल में? मैं शर्मा गई और बोली, नहीं भैया, मैं तो बस पढ़ाई में डूबी रहती हूँ। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मेरे शब्दों के पीछे की अनकही बातों को पढ़ रहे हों। उस रात हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो आरव पहले ही उठकर नाश्ता बना रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा, भैया, आप किचन में? वो हंसे, हाँ, तुझे डर से बचाने के बाद अब भूख से भी बचाना है। उनकी इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। उस दिन हमने साथ में नाश्ता किया और फिर वो अपने काम पर चले गए। शादी का सीजन और अनन्या का अकेलापन। जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी और शादियों का मौसम भी जोरों पर था। मेरे घर में खाला की बेटी की शादी थी और सबको वहां जाना था। लेकिन घर को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, क्योंकि चोरी का डर रहता था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर रुकूंगी। मुझे शादी में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी के आगे मैंने हामी भर दी। पापा ने आरव को फ़ोन किया, आरव, कुछ दिन के लिए अनन्या के साथ हमारे घर रह सकते हो? वो अकेली है और हमें उसकी चिंता है। आरव तुरंत तैयार हो गए। अंकल, चिंता न करें, मैं रात को घर आ जाऊंगा और अनन्या की देखभाल करूंगा। आरव की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी अपने मायके गई थी, इसलिए वो अकेले थे। शाम को जब सब शादी के लिए निकल गए, मैं घर में अकेली थी। तभी आरव का फ़ोन आया। अनन्या, खाने में क्या खाएगी? मैंने हंसते हुए कहा, भैया, कुछ तीखा और स्वादिष्ट, जैसे पनीर टिक्का। वो बोले, ठीक है, मैं ले आता हूँ। जब वो आए तो उनके साथ पनीर टिक्का और ढेर सारी मिठाइयाँ थीं। मैंने रोटी और चावल पहले ही बना लिया था। हमने साथ बैठकर खाना खाया। आरव ने मुझसे कहा, अनन्या, तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। उनकी तारीफ सुनकर मेरे गाल लाल हो गए।
मैंने हंसकर कहा, भैया आप भी तो कम हैंडसम नहीं हैं। चाची कितनी लकी हैं। वो हंसे और बोले, अरे शादी के बाद तो बस काम और घर की भागदौड़ है, लेकिन तुम्हारी हंसी देखकर पुराने दिन याद आ गए। खाने के बाद हम देर तक बातें करते रहे। रात के 1 बजे तक हम हंसते बतियाते रहे। आरव की बातों में एक अजीब सा जादू था। वो हर पल को हल्का और खुशनुमा बना देते थे। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई और वो अपने कमरे में। एक अनकहा एहसास। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और नाश्ता बनाने लगी, लेकिन आरव अभी भी सो रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी, भैया उठिए, आपको लेट हो जाएगा। जब वो नहीं उठे तो मैं उनके कमरे में गई। उनकी नींद में एक मासूमियत थी जो मुझे देखते ही रहने को मजबूर कर रही थी। मैंने हल्के से उनकी चादर खींची और वो एकदम से उठ बैठे। अरे अनन्या, इतनी सुबह? मैं हंस पड़ी और बोली, भैया नाश्ता तैयार है, जल्दी नहा लीजिए। उस दिन घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। मैंने पेंटिंग की, फिर फ़ोन चलाया और कब सो गई पता ही नहीं चला। जब उठी तो देखा कि आरव के आने का समय हो गया था। मैंने जल्दी से नहाया और अपनी पसंदीदा नीली ड्रेस पहनी। ये ड्रेस मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट थी और मुझे बहुत पसंद थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, आरव की नज़र मुझ पर ठहर गई। वाह अनन्या, ये ड्रेस तो तुम पर कमाल लग रही है, उन्होंने कहा। उनकी तारीफ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात बिजली चली गई। गर्मी से मैं पसीने में भीग चुकी थी। आरव ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और बोले, अनन्या, गर्मी बहुत है, चलो खाना बनाते हैं। हमने मिलकर खाना बनाया। किचन में काम करते हुए उनकी नज़रें बार बार मुझ पर रुक रही थीं। मुझे उनकी नज़रों में एक अनकहा सा आकर्षण दिख रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। वो मेरे चचेरे भाई थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन की उलझनें गलत दिशा में जाएं। खाना बनने के बाद मैंने फिर से नहाया और एक हल्की नाइटी पहनी। जब मैं छत पर गई जहां हमने सोने का फैसला किया था, तो आरव मुझे देखकर चुप हो गए। अनन्या, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैं शर्मा गई और बोली, भैया आप भी तो कम नहीं हैं। एक नई शुरुआत। उस रात छत पर लेटे हुए हमने ढेर सारी बातें की। आरव ने मुझसे पूछा, अनन्या, तुम्हारा सपना क्या है? तुम जिंदगी में क्या चाहती हो? मैंने कहा, भैया मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में प्यार हो, सुकून हो, कोई ऐसा जो मुझे समझे, मेरे सपनों को सपोर्ट करे। वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ऐसा इंसान जरूर मिलेगा। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। उस रात हमारी बातों में एक गहरी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बन गया। मैंने महसूस किया कि आरव सिर्फ मेरे भाई नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त थे जो मेरे हर डर, हर सपने को समझते थे। कुछ दिन बाद जब मम्मी पापा लौटे, तो मैंने अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। आरव मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहे। वो अक्सर मुझे फ़ोन करके मेरी पढ़ाई और सपनों के बारे में पूछते। उनकी बातें मुझे हमेशा हिम्मत देती थीं। समय बीता और एक दिन मम्मी ने मुझसे शादी की बात की। मैंने उनसे कहा, मम्मी, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन जब भी शादी करूँगी वो किसी ऐसे इंसान से होगी जो मेरे सपनों को समझे। मम्मी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, तुम्हें ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैंने अपने सपनों को सच करने की राह चुनी। और आरव, वो मेरे लिए हमेशा एक ख़ास इंसान रहेंगे। न सिर्फ मेरे भाई, बल्कि एक ऐसे दोस्त के रूप में जिन्होंने मुझे मेरे डर से निकलकर अपने सपनों की ओर बढ़ना सिखाया।